हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। कहानी की शुरुआत में कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर क्यों वो बेवकूफ हमसे इतना आगे निकल गया। हम ही वो लोग थे जो कि उस कमी ली जियाओजिन को बुली किया करते थे, लेकिन आज सिटी के सिटी लॉर्ड ने उसके सामने घुटने क्यों टेक दिए। और वो कमियां तो एक गरीब डिलीवरी बॉय हुआ करता था ना, तो आखिर जो उसकी पहचान थी वो इतनी बड़ी कब हो गई। जिस क्लास में सिलेक्ट होने के लिए आज लाखों बच्चे कम्पीट करने वाले हैं, उसके अंदर सिटी लॉर्ड ने ली जियाओजिन को आगे से एक सीट दी है। ली जियाओजिन बोल रहा होता है कि सिटी लॉर्ड की वजह से मेरे बारे में काफी सारी अफवाहें बनना स्टार्ट हो गई है। एक तो पता नहीं क्यों बार बार मेरे सामने बहुत सारे पावरफुल डीमंस आ जाते हैं जो कि मुझसे बिना फाइट के ही डर के मारे भाग जाते हैं। और रोज सिटी लॉर्ड और लिंगर मेरे घर पे झाड़ू पोछा करने के लिए आपस में फाइट करती रहती हैं। यहाँ पे इन सभी लोगों की वजह से मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को नहीं जी पा रहा हूँ। मैं तो एक ऑर्डिनरी से इंसान हूँ जिसे गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से मैं जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ कि मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन ये लोग कभी मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं करते। और आखिर ये लोग मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करते, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। तो चलिए इसी के साथ में स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ब्लैक ड्रैगन को, जिसने कि एक सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया होता है। ब्लैक ड्रैगन जुआनजी बोल रही होती है, कमीना टाई बाई जल्दी बाहर निकलो, अब मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ, मैं पक्का तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। व्हाइट ड्रैगन बाइली बोल रही होती है, सिस्टर आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हो। बेनिफैक्टर ने आपको हजारों बार हराया होगा, लेकिन हर बार आपको हराने के बाद आपको माफ कर देते हैं, तो क्या आप ब्रेक थ्रू करने के बाद में एक बार उनको माफ नहीं कर सकती। जुआनजी बोल रही होती है कि फालतू बातें मत करो, वो तुम्हें किडनैप करने के लिए आया था, तो इस चीज का पता तो मैं लेके रहूंगी। तभी हम देखता है बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है और हमारा ताई भाई वहाँ पे आ गया होता है। ताई भाई बोल रहा होता है कि नन्ही बच्ची, क्या तुम्हारा खेलने का मन कर रहा है, जो कि तुम यहाँ पे दौड़ते हुए मेरे पास में आ गई हो। खुद को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करते हुए जुआनजी बोल रही होती है कि खेलना तो है ही, लेकिन मौत का खेल, और आज यहाँ पे इस खेल के अंदर तुम हारने वाले हो। ये बोलते अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम थ्रो अटैक कर देती है, लेकिन ताई भाई को उसका अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है। ताई भाई बोल रहा होता है, नन्ही बच्ची मैं तुम्हें ये चीज बहुत बता रखी है, तुम अपने मुंह का यूज करते हुए एक छोटे से एरिया का टेम्परेचर चेंज कर सकती हो, लेकिन वही मैं अपनी पावर का यूज करते हुए पूरे अर्थ के टेम्परेचर को, और तुम्हें पता है यही वो रीजन है जिसके वजह तुम बार बार हारती हो। ये बोलते हुए जियाओजिन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बेहोश कर देता है। बाइली बोल रही होती है, अंकल क्या आप ठीक हो, यहाँ पे ना सारी गलती जुआनजी की थी, लेकिन आप प्लीज को माफ कर दीजिए। ताई भाई बोल रहा होता है कि मैंने कुछ खास अटैक नहीं किया है, वो सिर्फ बेहोश हुई है, थोड़ी देर में उठ जाएगी। वहाँ पे सेट के बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि जो ड्रैगन थी ये महायान रियलम पे थी, लेकिन हमारे इमोर्टल ने सिर्फ एक अटैक का यूज करते हुए इसे हरा दिया। सच में जो हमारे इमोर्टल ताई भाई है वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है। ये बोलते हुए सभी ताई भाई को चीयर करने लगते हैं। ताई भाई बोल रहा होता है कि तुम मुझे चीयर क्यों कर रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ ही बड़ा नहीं किया, इतने छोटे से एफर्ट के लिए तुम्हें तारीफ मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये पूरा एरिया गेम होता है जो ग्लिच करना स्टार्ट कर देता है। ताई भाई बोल रहा होता है, क्या डिलीवरी करनी पड़ेगी। तभी रियल लाइफ में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ली जियाओजिन को, जो कि आराम से बैठ के ये वाला गेम खेल रहा था। उसके बॉस उसे पकड़ते हुए कह रहे होते हैं, ली जियाओजिन मुझे लगा था कि तुम्हारी हालत काफी खराब है, इसी से मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब दी थी, लेकिन काम मिलने के बाद से तुम सही से डिलीवरी नहीं करते और ज्यादातर तुम वर्किंग आवर्स में तो गेम ही खेल रहे होते हो। आखिर तुम्हारा काम पे ध्यान है भी कि नहीं। अभी हमारे पास डिलीवरी के लिए बहुत सा सामान रखा है, इसको डिलीवर करके आओ, अगर तुमने वापस आने में देर करी ना तो तुम्हारी महीने की सैलरी कट हो जाएगी। जब जियाओजिन जा रहा होता तभी एक बंदा बोल रहा होता है, जियाओजिन आज दोपहर में कुछ मील्स डिलीवर करने थे, क्या तुम वो कर दोगे। जियाओजिन बोल रहा होता है कि मना कैसे कर सकता हूँ, वैसे मैं काफी ज्यादा गरीब हूँ। ली जियाओजिन बता रहा होता है कि वो द बेस्ट वर्ल्ड एक्सप्रेस में डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसे यहाँ पे काम करते हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है। पहले जियाओजिन ऑर्डिनरी वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्डिनरी गरीब इंसान हुआ करता था, लेकिन आज से 10 साल पहले अर्थ ने अपने ऑरा को रिवाइव कर लिया और उसके बाद से इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे इमोर्टल कल्टीवेटर्स आ गए। इस वर्ल्ड के अंदर 99% ऐसे लोग हैं जिनके पास में किसी न किसी टाइप की सुपर पावर्स हैं, और मैं जिन 1% अनलकी लोगों की बात कर रहा हूँ उनमें मैं भी आता हूँ। पहले मेरे लिए मानना काफी ज्यादा मुश्किल था कि एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें सभी लोगों के पास में पावर्स हैं, उसमें मेरे पास में पावर्स नहीं है। इसी वजह से न जाने कितनी ही बार मैंने अपना स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्ट करवाया, लेकिन सिर्फ टेस्ट का नंबर चेंज होता रहा, रिजल्ट नहीं। हर बार मैंने सिर्फ एक चीज सुनी है कि मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं अपने फेवरेट गेम के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करता हूँ, जो कि खेलने के बाद मुझे हमेशा काफी ज्यादा खुशी मिलती है। हालांकि अपनी जिंदगी से नाखुश पहले था, अब मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, और अगर देखा जाए तो मेरी ये वाली लाइफ इतनी बुरी नहीं है। तभी जियाओजिन के फोन में नोटिफिकेशन आती है कि आपका अपना कैरेक्टर सिंक कंप्लीट हो चुका है, अब अपनी पावर्स को एंजॉय करिए। तभी जियाओजिन की टैक्सी के नीचे एक पत्थर आ गया होता है, जिसकी वजह से उसका एक पार्सल गिर जाता है। जियाओजिन बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो गया, यहाँ पे तो एक पार्सल गिर गया है।
और देख के लग रहा है कि जो पार्सल था ये काफी ज्यादा महंगा था, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर जो ये पार्सल का ओनर है उसने मेरी कंप्लेन कर दी तो फिर मुझे इस महीने की सैलरी तो नहीं मिलेगी। मैं एक काम करता हूँ, इस एड्रेस पे जाता हूँ और इस पार्सल के ओनर से जाके माफी मांग लेता हूँ। अगर उनका दिल बड़ा हुआ तो शायद से वो मुझे माफ कर देंगे। वैसे इसका एड्रेस है जुयांग रोड, जो कि काफी ज्यादा पास में ही है। आगे जो ली जियाओजुन होता है वो जुयांग रोड के हाउस नंबर 404 पे आ गया होता है। जियाओजुन बोल रहा होता है कि मुझे घर ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। वैसे देखने में तो ये घर कोई भूतिया हवेली लग रही है, आगे यहाँ पे कैसे रह सकता है। वहीं उस घर के अंदर हम देखते एक स्पाइडर डीमन को, जिसने कि घर के अंदर बहुत सारे बंदों को मार रखा होता है। स्पाइडर डीमन बोल रही होती है कि इन लोगों का ब्लड पीने के बावजूद भी मेरा पेट नहीं भरा, अभी तो मेरा पेट 30% फुल नहीं हुआ है। आजकल मेरे पास जितना भी खाना आ रहा है ना उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेकार हो गई है। इन सभी लोगों के अंदर बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी थी। इस वर्ल्ड में आने के बाद से ही मुझे इमॉर्टल वर्ल्ड की काफी ज्यादा याद आती है। वहाँ के एक कल्टीवेटर खाने का वो मजा था जो कि यहाँ कल्टीवेटर खाने में आ ही नहीं सकता। उस फीलिंग के बारे में सिर्फ सोच सोच के मेरी बॉडी में काफी एनर्जी दौड़ रही है। अभी मेरा पेट भरने के लिए काश कोई यहाँ पे आ जाता। तभी वहाँ पे जियाओजुन गेट पे नॉक करते हुए बोल रहा होता है, एक्सक्यूज मी, क्या कोई घर पर है। स्पाइडर डीमन बोल रही होती है, गॉड्स, लगता है कि तुम डीमन के फेवर में आ चुके हो। मैंने अभी यहाँ पे कहा था कि मेरा पेट नहीं भरा और तुमने मेरा पेट भरने के लिए एक बंदे को दरवाजे भेज दिया। मैं बस यहाँ पे यही होप करी जो बंदा यहाँ पे आया है ना उसके पास में बहुत ही कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी हो, जिससे कि उसको खाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा मजा आ जाए। फिर वो अपने पास स्पिरिचुअल मीटर को बाहर निकालती है। स्पाइडर डीमन बोल रही होती है, एक बार देखते हैं कि जो बंदा यहाँ पे आया है ना उसकी बॉडी में कितनी एनर्जी है। हम देते डिवाइस में एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा होता है। स्पाइडर डीमन बोल रही होती है, ये क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे जो एनर्जी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया तो डिवाइस टूट जाएगा। तभी वहाँ पे जियाओजुन की एनर्जी की वजह से स्पिरिचुअल मीटर होता है वो वहीं पे टूट जाता है। बाहर का जियाओजुन बोल रहा होता है कि आखिर ये आवाज कैसी थी, सुन के तो लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भारी टूटा है। अंदर वो स्पाइडर डीमन सोच रही होती है कि जो स्पिरिचुअल मीटर था वो यहाँ पे टूट चुका है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आखिर इस वर्ल्ड के अंदर किसी के पास में इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे हो सकती है। जो ही बंदा यहाँ पे आया है ना वो कम से कम ट्रांसडेंस रियलम पर है, क्योंकि इससे कम रियलम के बंदे इसे तोड़ ही नहीं सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने यहाँ पे इस वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों को मार दिया है, इसी वजह से किसी बहुत ही पावरफुल मास्टर की मुझ पर नजर पड़ गई हो और वो मुझे आज खत्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर वो गेट के होश देखते हुए बोल रही होती है कि ये बंदा देखने में काफी सीरियस लग रहा है, मैं इस बंदे पे स्नीक अटैक नहीं कर सकती, ये काफी कॉशियस है। तो फिर आखिर मैं करूँ क्या, मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। इतने पावरफुल बंदे से फाइट करने के बाद मैं झटके से मारी जाऊंगी। मुझे यहाँ पे जल्दी कुछ करना होगा, मैं यहाँ पे ऐसे खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि अगर इस बंदे ने मुझे देख लिया तो ये मुझे मार डालेगा। तभी जियाओजुन बोलता है, क्या ये गेट खुला हुआ है, अगर इस घर के अंदर पहले से ही कोई है तो कोई गेट क्यों नहीं खोल रहा था। घबराते हुए स्पाइडर डीमन बोल रही होती है कि मैं पकड़ी गई, मैंने अपनी सांस को रोकने का ट्राई किया था लेकिन बंदा मुझे पहचान लिया। इस बंदे के घर में एंटर करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस में सप्रेस कर रही है और इस एनर्जी के सामने बचने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। एंटर करते हुए जियाओजुन बोल रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस घर में कोई भी नहीं है तो। मैं यहाँ पे इस पैकेज के साथ में अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ देता हूँ, जिससे कि जब इस घर के मालिक यहाँ पे आएंगे वो मुझे बता देंगे क्या कि इस पार्सल की कीमत थी कितनी। वही रोते और कांपते हुए स्पाइडर डीमन बोल रही होती है, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, घर में एंटर मत करो, जितना तुम पास में आ रहे हो मुझे उतना डर लग रहा है। तभी जियाओजुन बोलता है कि मुझे यहाँ पे आवाज आई, लगता है घर में कोई है। रोते हुए स्पाइडर डीमन बोल रही होती है, नहीं मुझे मत मारना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं विला नंबर 404 के बाहर एक ब्लैक कलर की वैन खड़ी होती है। वैन के अंदर बैठे हुए बंदे बोल रहे होते हैं, कैप्टन हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी ना उसके रिजल्ट आ चुके हैं। इस विला के अंदर से हम लोग कब से बेहद ही खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे और अब हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस विला के अंदर एक मॉन्स्टर रह रहा है जो कि हमारे डेंजर लिस्ट में चढ़ाए हुए मॉन्स्टर्स में से एक है। और उससे बड़ी बात है ना, कभी 5 मिनट पहले एक कुरियर डिलीवरी बॉय घर में घुसा है। हमने जब डिलीवरी बॉय की इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि वही नॉर्मल सा इंसान है जो कि बस यहाँ पे डिलीवरी करने आया था, लेकिन शायद से अंदर जाने के बाद में वो फंस चुका है। कैप्टन बोल रही होती कि अंदर अटैक्स हुए हैं। वो बंदे बोल रहे होते, नहीं कैप्टन अभी तक तो एक भी अटैक नहीं हुआ। कैप्टन बोल रही होती है कि इस पूरे केस के ऊपर हम काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और अब हम यहाँ पे किसी के साथ भी कुछ भी नहीं होने दे सकते। उस लड़के को बचाने के लिए और डीमन को पकड़ने के लिए मैं अकेले ही जाऊंगी। सीन चेंज होता है, विला के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए ली जियाओजुन बोल रहा होता है, हेलो क्या घर में कोई है, कहीं जो भी इस घर में वो पागल तो नहीं हो गया ना, आखिर आप छुप क्यों रहे हो। घबराते हुए स्पाइडर डीमन बोल रही होती है, मेरे पास में आ रहा है। ये बोलते हुए वहाँ पे गेट को बंद कर लेती है। ली जियाओजुन बोल रहा होता है, सर मैंने यहाँ पे जो कुछ किया ना वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज को लेकर इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। ऊपर से आपको पता है मैं काफी ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, एक बार आप मेरे सामने तो आइए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। आखिर आप मुझे देख के घबरा क्यों रहे हो, मैं तो एक नॉर्मल सा वर्कर हूँ जो कि यहाँ पे और कुछ नहीं बल्कि अपना काम करने के लिए आया है। और प्लीज आप मुझसे बात कर लीजिए क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। आपका काम खत्म करने के बाद में मुझे और भी कई लोगों के काम को खत्म करना है।
स्पाइडर डीमन सोच रही होती है कि ये बंदा बोल रहा है इसे काम खत्म करना है और यही इसका काम है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये बंदा यहाँ पे क्यों आया है। रिसेंटली अपना पेट भरने के लिए मैंने बहुत सारे बंदों को मारा था और हो सकता है कि उन्हीं में से किसी की फैमिली ने मुझे मरवाने के लिए असैसिन भिजवाया है। अगर ये बंदा पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है तब तो मैं पक्का से नहीं बचने वाली। गेट खोलते हुए ली जियाओ जुन बोल रहा होता है, मिस क्या आप अंदर हो? डर के बाद वहाँ पे स्पाइडर डीमन होती है वो छत पे चिपक गई होती है। जियाओ जुन बोल रहा होता है ये तो काफी अजीब है, इस कमरे में एंटर करने से पहले मैंने यहाँ पे आवाज सुनी थी लेकिन अब तक मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। तभी जियाओ जुन नोटिस कर लेता है स्पाइडर डीमन को जो कि टेबल के नीचे छुप रही होती है। जियाओ जुन बोल रहा होता है फाइनली तुम पकड़ी गई, अब यहाँ पे आपको छुपने का और कोई फायदा नहीं है मैम। मैम मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। आपको पता है मैं तो एक काफी अच्छा इंसान हूँ जो कि कभी अपना काम करने में गलती नहीं करता। अब आप मेरे सामने आ चुकी हो ना तो अपना काम खत्म करके ऐसे निकल जाऊंगा। स्पाइडर डीमन सोच रही होती है कि मैं पकड़ी गई, अब यहाँ पे सब कुछ खत्म होता है। ये कमीना असैसिन मुझे नहीं छोड़ने वाला, ये कमीना मुझे पक्का से बहुत दर्दनाक मौत देगा। प्लीज गॉड मैं आपसे प्रे कर रही हूँ यहाँ पे आप किसी को तो भेजो मुझे बचाने के लिए। तभी वहाँ पे कोई खिड़की को तोड़ते हुए स्मोक ग्रेनेड को अंदर फेंक देता है। कुछ स्पेशल फोर्स के बंदे एंटर करते हुए बोल रहे होते हैं कि हम अंदर घुस चुके हैं। कैप्टन बोल रही होती है टीम सी क्या तुम लोगों ने पूरे थर्ड फ्लोर का एक्सप्लोर कर लिया है? टीम सी के बंदे बोल रहे होते हैं हाँ कैप्टन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से एक बंदा रिपोर्ट कर रहा होता है कि मैं ही जियाओ बात कर रहा हूँ और इस घर की छत के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि फोर्थ फ्लोर भी क्लियर हो चुका है लेकिन हाँ बेसमेंट के अंदर हमें बहुत सारी बॉडीज मिली है और वहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर्स भी थे। कैप्टन बोल रही होती स्क्वाड आगे बढ़ते रहो, हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकनी नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पे फ्रंट एरिया को ब्रेक करते हुए घर के अंदर एंटर करेंगे। सोल्जर्स बोल रहे होते हैं कैप्टन यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर क्वार्टर के अंदर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। कैप्टन बोल रही होती है कि फर्स्ट फ्लोर क्लियर करो, जब तक हम लोगों को लड़का नहीं मिलता तो फायरिंग करते रहो, हम लोग को कैसे भी करके उस लड़के को बचा के रहना है। यहाँ पे सब लोग एक्टिव रहना, कभी भी हम लोग के सामने स्पाइडर डीमन आ सकती है। वही हम देते ली जियाओ जुन को जो कि सोच रहा होता है यहाँ पे गन फायर की आवाज आ रही है, लगता है कि मैंने इस फिल्म में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं पक्का से मारा जाऊंगा। वैसे मुझे भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या मैं ऐसे भाग जाऊं? पर इतने लोगों से बच के भागना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। एक काम करता मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ, क्या पता जो भी बंदे यहाँ पे आए हैं वो जल्दी यहाँ से निकल जाए। फिर वो टेबल को देखते हुए सोच रहा होता है कि टेबल काफी अच्छी है, अगर मैं यहाँ पे छुपूंगा ना तो मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। फायर डीमन सोच रही होती है कि इस बंदे को पता है कि मैं यहाँ पे टेबल के अंदर छुपी हुई हूँ लेकिन फिर भी मुझे मारने में इतना लेट क्यों कर रहा है। हाँ मुझे समझ में आ गया, ये एक टॉप लेवल का असैसिन है और ये लोग अपने शिकार को मारने से पहले ना काफी तड़पाते हैं। वैसे एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ जो रेड ड्रैगन स्क्वाड वाले हैं ना वो भी घर में एंटर कर चुके हैं। लगता है कि मेरे पास में एक मौका है, मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकती हूँ। मैं सोचा था कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगी लेकिन मुझे सब कुछ करने के लिए तुमने मजबूर किया है। फिर वो टेबल से बाहर निकलते हुए काफी खतरनाक जंप मार देती है। फायर डीमन बोल रही होती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगी। ये बोलते वो जंप करते हुए बालकनी के बाहर आ गई होती है। फायर डीमन बोल रही होती है कि तुमने काफी टाइम वेस्ट किया, अब तुम मुझे नहीं मार पाओगे। कैप्टन बोलते सभी लोग तैयार हो जाओ, सामने स्पाइडर डीमन आ चुकी है। स्पाइडर डीमन सोच रही होती है कि वो जैसे सिन था वो काफी केयरलेस था, इसी वजह से मैं उसके पास से तो बच के निकल पाई हूँ। अब यहाँ पे अगले हैं रेड ड्रैगन स्क्वाड और इन लोगों से डील करना मेरे लिए काफी आसान होने वाला है। ये बोलते वो जमीन पे आते हुए अपने घुटनों पे आती है। स्पाइडर डीमन बोल रही होती है कि देखो मैं गिव अप कर रही हूँ, मुझे जेल में डाल दो, मैंने तो बहुत सारे क्राइम कर रखे हैं और मैं एक बहुत ही घटिया डीमन हूँ, मुझे तुम लोगों को बाहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन और बाकी बंदे शॉक होते हुए सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे जो ये डीमन है तो आधे सरेंडर कर रही है। कैप्टन बोल रही होती है स्पाइडर डीमन तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि तुम्हारी इस घटिया चाल में फंस जाएगी? फायर डीमन बोल रही होती नहीं नहीं कैप्टन मैं बिलीव करिए, मैं आप लोग सीरियसली बोल रही हूँ कि मैं सरेंडर कर रही हूँ। आप लोग मुझे हथकड़ियाँ पहना दीजिए और एक ऐसे सेल में डाल दीजिए जिसमें सिर्फ अंधेरा हो, आप लोग जितना मर्जी करे उतना मैं टॉर्चर भी कर लेना लेकिन बस आप लोग मुझे यहाँ पे मत छोड़ना, मुझे अपने साथ में लेके चलो। सेकंड फ्लोर पे जो कमीना है ना मुझे उसके हाथों नहीं मरना। कहने के लिए तो यहाँ पे मैं डीमन हूँ लेकिन असली डीमन वो कमीना है। आपको पता है मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, वापस जाने के बाद में मैं उसके बारे में आपको सब कुछ बता दूंगी। कैप्टन बोल रही होती है कि जो स्पाइडर डीमन है ये काफी ज्यादा वियर्डली एक्ट कर रही है लेकिन इसके चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये काफी ज्यादा डरी हुई है, ऐसी सिचुएशन के अंदर ये झूठ तो नहीं कहेगी। वैसे ये बोल रही थी कि जो सेकंड फ्लोर पे बंदा है वो इसे मार देगा, तो आखिर सेकंड फ्लोर पे ऐसा कौन सा बंदा है? तभी वहाँ पे ली जियाओ जुन होता है वो बालकनी से बाहर आता है। जियाओ जुन सोच रहा होता है कि आखिर जो मॉन्स्टर थी वो यहाँ पे क्या कर रही थी। सोल्जर बता रहा होता है कैप्टन ये लड़का वही कुरियर बॉय है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। कैप्टन बोल रही होती है कि तुम श्योर हो कि एक नॉर्मल कुरियर बॉय है और यहाँ पे इस बंदे को लेकर कुछ भी अजीब नहीं है। सोल्जर बोल रहा होता है कैप्टन मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, यहाँ पे ना लमसम 1 किलोमीटर के एरिया में हमने हर जगह स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्टर लगा रखे हैं और मैंने हर एक मीटर के अंदर इस बंदे की एनर्जी को चेक किया था। आपको पता है इस बंदे की बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और ये पूरी तरीके से एक ऑर्डिनरी इंसान है। शॉक होते हुए स्पाइडर डीमन बोल रही होती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो,
आखिर जो ये बंदा ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? कैप्टन, आप लोग डिटेक्टर है ना, पकड़ टूट गया होगा। ये जो बंदा है ना कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक बंदा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे साथ में क्या करोगे, बस आप लोग प्लीज मुझे यहाँ से लेके चले जाओ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। ये बंदा बहुत ही खतरनाक, जब तक ये यहाँ पे खड़ा है ना मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है ना, और तुम लोग को ये भी पता करना है कि आखिर हम लोग इस वर्ल्ड में क्यों आए हैं। तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पे किसी के दिए हुए मैसेज की वजह से आए हैं, जिसने कि हम लोगों से वादा किया था कि हम लोग यहाँ पे इटर्निटी को हासिल करेंगे। ये बोलते वो बंदा अटैक करते हुए स्पाइडरमैन को मार डालता है। शॉक होते हुए कैप्टन बोल रही होती है कि इस बंदे की पावर सच में काफी टेरिफाइंग है। वो लिच डीमन बोल रहा होता है कि तुम लोग की स्किल्स को देखते हुए मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। मानना पड़ेगा तुमने यहाँ पे स्पाइडरमैन को इतना फोर्स कर दिया था कि वो सब कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन चलो अच्छी बात है मैं यहाँ पे वक्त पे आ चुका हूँ, और मेरे यहाँ पे वक्त पे आने की वजह से तुम्हारा वक्त खराब होने वाला है। तुम लोग आज यहाँ पे आना हमेशा के लिए रिग्रेट करोगे। लिच डीमन सोच रहा होता है ली जियाओजुन आज तुम्हें हाथों से नहीं बचने वाले। साथ ही वो बोल रहा होता है कि पूरा रेड ड्रैगन स्क्वाड मेरे हाथों से खत्म होने वाला है। तुम लोग की वजह से ऑलरेडी हमारे पास काफी दिक्कतें आ रखी है। जहाँ भी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तुम लोग बीच में आ जाते हो, पर तुम्हें खत्म करने के बाद में हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। ये बोलते हुए सारे सोल्जर्स के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए होते हैं। वहीं हम देखते हैं अटैक्स के जियाओजुन भी वहीं पे गिर जाता है। जब वहाँ पे जियाओजुन की तरफ अटैक आगे बढ़ ही रहा होता है तो बीच में कैप्टन आती है और वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए सभी लोगों को अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लिच डीमन सोच रहा होता है कि लड़की कमाल की है, इसने मेरे अटैक को रोक लिया। इसकी उम्र के हिसाब से इसकी कल्टीवेशन है वो कहीं से बुरी नहीं है। अगर ये इमॉर्टल वर्ल्ड में होती ना तो ये पक्का से एक जीनियस होती, पर यहाँ पे मेरे सामने जिसके पास में लॉर्ड की ब्लेसिंग है ये तो कुछ नहीं कर पाएगी। ये बोलते वो उस बैरियर के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है। हम देखते हैं अटैक को रोकते रोकते कैप्टन के मुंह से खून भी आ गया होता है। जियाओजुन सोच रहा होता है कि देख के लग रहा है हम लोग को प्रोटेक्ट करते करते लड़की मारी जाएगी, और अगर यहाँ पे ये लड़की मारी गई तो हम सभी लोग ही मारे जाएंगे। काश हमारे पास में यहाँ पे कोई रास्ता होता जिससे हम इस डीमन को भगा पाते। तभी हम देखते जियाओजुन का जो फोन होता है वो चमकने लगता है, और हम देखते जियाओजुन के पीछे टाइबाई का फिगर आ गया होता है। टाइबाई बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की। ये बोलते हुए टाइबाई कैप्टन के तरफ अपनी एनर्जी को डालने लगता है, जिसका यूज करते हुए कैप्टन ने भी काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। अपने घुटनों पे आते हुए कैप्टन सोच रही होती है कि मैंने अभी ये क्या कर दिया। लिच डीमन सोच रहा होता है ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इस लड़की ने मेरे अटैक को खत्म करने के लिए गॉडली इंस्टिंक्ट का यूज किया है। जो पावर से यूज करी आखिर वो किस टाइप की कल्टीवेशन थी? क्या वो एक महाया नीलम कल्टीवेटर की पावर थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी पावर एक महाया नीलम वाले के पास में नहीं हो सकता। ये कम से कम एक लाइटिंग नीलम कल्टीवेटर की पावर है। अब जाके मैं समझ में आ जाए स्पाइडर डीमन थी उसने गिव अप क्यों कर दिया। उसने पक्का से बहुत पहले इस बंदे को नोटिस कर लिया होगा, जिसको कि नोटिस करने में मैं फेल हो गया। ये तो अच्छी बात है कि मैं इनसे काफी दूर था, वरना आज के दिन मेरे लिए आखिरी दिन हो सकता था। अब जाके मुझे यहाँ पे एक बार मौका मिल गया है तो मुझे भाग जाना चाहिए, वरना बिना किसी बात का सेक्रीफाइस देना कोई फायदा नहीं होगा। जाते हुए लिच डीमन बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास इतना पावरफुल बंदा होगा। मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मैं काफी केयरलेस हो गया था, लेकिन जब भी मैं अगली बार आऊंगा वो तुम्हारा पक्का से आखिरी दिन होगा। कैप्टन बोल रही होती है नहीं, वो कभी ना भाग गया। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जब हमारा रेड ड्रैगन स्क्वाड है वो तुम्हें सबक सिखा के रहेगा। सोल्जर वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है कैप्टन क्या आप ठीक हो? कैप्टन बोल रही होती है कि मैं तो ठीक हूँ। एक काम को तो नाइटिंगेल से बोलो कि वो यहाँ पे उस एनर्जीज को स्कैन करे जो कि यहाँ पे अपीयर हुई थी। ये जो लिच डीमन था ये बहुत ही खतरनाक है, हम लोग कैसे भी करके इसको पकड़ना ही होगा। और जो यहाँ पे दूसरी एनर्जी थी वो भी नॉर्मल नहीं थी, हमें उनके बारे में पता लगाना है। जियाओजुन वहाँ पे बैठा बैठा सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी जो यहाँ पे कैप्टन होती है वो जियाओजुन को घूरने लगती है। जियाओजुन सोच रहा होता है मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना, ये मुझे घूर क्यों रही है। कैप्टन को याद आ रहा होता है कैसे स्पाइडरमैन ने बोला था कि इन लोगों का डिटेक्टर टूट गया है, और वो यहाँ पे किसी बंदे से काफी डरी हुई थी। और यही सेम बातें लिच डीमन ने भी बोली कि यहाँ पे इन लोगों के पास में एक बहुत ही पावरफुल बंदा है जो कि लिच डीमन को भी काफी इजीली खत्म कर सकता है। फिर वहां जाते हुए कैप्टन बोल रही होती है कि हम लोग को चलना चाहिए, हमारा काम हो चुका है। सोल्जर्स बोल रहे होते हैं ठीक है कैप्टन। वहीं वहाँ पे लेटते हुए जियाओजुन बोल रहा होता है कि मैंने आज यहाँ पे काफी कमाल की फाइट देखी, जहाँ पे मॉन्स्टर और कॉप्स आपस में फाइट कर रहे थे। मेरे जैसे डिलीवरी बॉय के लिए आज का ये दिन सच में काफी हार्ड था। वहीं दूर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि जियाओजुन को देख रही होती है। वो लड़की बोल रही होती है कि देख के लगे तुम जहाँ भी जाते हो तुम काफी बिजी हो जाते हो, लेकिन इस बार तुम मुझे दूर नहीं जा पाओगे ली जियाओजुन। चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। सीन चलता है स्पेशल डिपार्टमेंट सीन दिखाया जाता है। हम देखते कोई बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन फिर भी उन लोगों को हम लोग नहीं पकड़ पाए। लेकिन तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उन लोगों की आइडेंटिटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन लोगों को भेज दिया है। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर ही हमें उन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। कैप्टन बोल रही होती है कि तुम सिटी में कुछ दिनों के लॉकडाउन लगा दो, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर से बहुत प्रेशर आएगा, लेकिन बस तुम मेरे लिए 5 दिन वेट कर लो।
अगर मैं तुम्हें यहाँ पे 5 दिन में आंसर नहीं कर पाई ना, फिर मैं वही काम करूंगी जो कि तुम बोलोगी, लेकिन तुम सिर्फ 5 दिन के लिए मेरी बात मान लो। फिर जो कैप्टन होती है वहाँ पे कॉल कट कर देती है। कैप्टन सोच रही होती है कि मुझे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है वो पूरी तरीके से बेकार है। आखिर से 5 दिन के अंदर कोई किसी को कैसे ढूंढ सकता है, और ये कहना कि सिटी को लॉकडाउन कर लो ये बहुत आसान है, लेकिन ये चीज रियल टाइम में करना ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो पब्लिक होती है वो काफी चिड़ने लगती है कि काम क्यों बंद कर दिया गया है। मुझे तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि लोग हमारी बातें समझ में क्यों नहीं आती। क्या इन लोगों को नहीं पता कि वर्ल्ड कितने बड़े खतरे में है, फिर भी लोग वही काम करते जो कि इनकी मर्जी करती है। जैसे ही कैप्टन अपने पीसी को खोलती है, उनके सामने ली जियाओजिन की इन्फॉर्मेशन आ गई होती है। कैप्टन सोच रही होती कि 1 सेकंड रुको, हो सकता है जो वो डीमन थी वो झूठ नहीं कह रही थी, और वो जो एवियो कल्टिवेटर था वो भी इस बंदे के बारे में सेम चीजें ही बोल रहा था। वहां से वापस आने के बाद में मैं तो इस बंदे को भूल ही गई थी। फिर जो वहाँ पे कैप्टन होती है वो सेक्रेटरी वांग को कॉल कर देती है। कैप्टन बोल रही होती है सेक्रेटरी वांग जो हमारे एजुकेशन ऑफिस वाले हैं ना, और साथ ही हमारे इमॉर्टल कल्टीवेशन ऑफिस वाले हैं, उन दोनों को लाइन पे लीजिए, मुझे उन लोगों से कुछ बात करनी थी। सेक्रेटरी वांग बोल रही होते कि 1 सेकंड कैप्टन, मैं कॉल कर रहा हूँ। कैप्टन बोल रही होती कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए थोड़ा सा काम करें, और ये जितने भी काम है ना ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाने चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ली जियाओजुन को, जो कि सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत कल काफी खराब थी। कल मुझसे आधी रात तक पुलिस वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे, और अब जाके उन लोगों ने मुझे छोड़ा है। सच मुझे अभी तो काफी नींद आ रही है, पता नहीं उस बेकार डीमन के चक्कर में मैं कैसे पड़ गया था। पक्का से वापस जाने के बाद में मैं डांट पड़ने वाली है। बॉस बोल रहे थे कि मुझे काम जल्दी करना है, और मैंने पूरा 1 दिन का टाइम ले लिया। तभी जो वहाँ पे जियाओजुन होता है वो किसी टकराते हुए पे गिर जाता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है लड़के तुम तो ली जियाओजुन हो ना। तभी तो बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं बेवकूफ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है तुम्हारी यहाँ की हिम्मत कैसे बिग ब्रदर को टच करने की। अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे बिग ब्रदर है ना वो फाउंडेशन स्टेज पर पहुंच चुके हैं, और वहीं एक तरफ तुम हो जिसके पास एकदम घटिया बॉडी है, जिसका यूज करते हुए तुम कल्टीवेट तक नहीं कर सकते। जियाओजुन बोल रहा होता है कि तुम लोग क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ, तुमने यहाँ पे जानबूझ के मेरे रास्ते को ब्लॉक किया है, और अब तुम बिना किसी बात के यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो। वो बंदे बोल रहे होते तुम्हें पता है आज यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है, जल्दी ही हमारी स्कूल के अंदर एक ऐसी क्लास ओपन होने वाली है जिसमें मॉडल कल्टीवेट कर पाएंगे। अगर यहाँ पे इस क्लास के अंदर हम लोग को मौका मिल गया ना, तो फिर जो हमारी ये लाइफ है काफी इजीली कटेगी, और फिर हमें किसी भी चीज की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जियाओजुन बोल रहा होता है क्या आज इमॉर्टल कल्टीवेशन क्लास सिलेक्शन है, पर आखिर इस चीज के बारे में मुझे कैसे नहीं पता था। बिग ब्रदर बोल रहा होता है ब्रदर्स हमें चलना चाहिए, इस कचरे से किसी भी चीज के बारे में बात करके हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आज देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन यहाँ पे इस बेवकूफ को तो कुछ पता ही नहीं है। वो बंदे वहां से जाते हुए बोल रहे होते हैं ली जियाओजुन तुम्हारी लाइफ तो काफी कमाल की है, तुम्हें पता है हमारे ऊपर तो काफी प्रेशर है कि हमें लाइफ में कुछ करना है, लेकिन लाइफ में कुछ करने का तुम्हारे पे कोई प्रेशर ही नहीं है। तुम आज भी एक कचरा हो और हमेशा एक कचरा ही रहोगे। अगर तुम्हारे पास हमारे तरह स्पेशल रूट होती ना तो तुम भी कमाल के होते, लेकिन अफसोस ये वर्ल्ड चेंज हो गया पर तुम नहीं। वहीं पे बैठा हुआ ली जियाओजुन बोल रहा होता है कि आज कल्टीवेशन क्लास सिलेक्शन है, और यहाँ पे इस चीज के लिए सिटी के लीडर भी आ रहे हैं। वैसे चीजें सोचने में काफी ज्यादा कूल है, मुझे यहाँ पे जाके देखना चाहिए, क्या पता मेरा भी मौका लग जाए। सीन जो होता है स्कूल के स्पोर्ट्स फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग के बैठने के लिए अरेंजमेंट करी गई होती है। जियाओजुन सोच रहा होता है कि वैसे एक बात तो है, कल रात को मैं बिल्कुल भी सही सो नहीं पाया था, और पता नहीं क्यों इतनी बड़ी न्यूज मुझे आज सुबह मिल गई। यहाँ से वापस जाने के बाद में मैं काफी कमाल की नींद लूंगा। वैसे भी जो जल्दी सिलेक्शन की प्रोसेस है ये खत्म हो ही जाएगी। मैं सुना कि यहाँ पे सिटी के लीडर भी आने वाले हैं, और जो हमारे सिटी के लीडर है ना वो एक लड़की है, वो हम लोगों को बचाने के लिए लगातार काफी ज्यादा मेहनत करती हैं, तो उन्हें हमें शुक्रिया बोलने के लिए मुझे तो आना ही था। मुझे देखना जो आखिर लीडर है वो खूबसूरत है या नहीं। तभी वो नोटिस करता है जो कैप्टन होती है वो लीडर होती है। वही कैप्टन सोच रही होती है लड़के फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। डरते हुए जियाओजुन सोच रहा होता है ये लड़की ये यहाँ पे क्या कर रही है, अभी मैं जस्ट यहाँ पुलिस की यूनिवर्सिटी से निकल के आ ही रहा हूँ। अब उन लोग के बाद में ये मुझे क्वेश्चन पूछेगी, अब मुझे क्या पता उस घर में वो डीमन क्या कर रही थी, लेकिन अब ये लोग मुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे एक टीचर बोल रहे होते हैं प्यारे बच्चों आज का दिन आपके लिए काफी जरूरी है। आपको पता है पूरी इतने बड़े प्रोविंस के अंदर सिर्फ 15 ही ऐसे क्लासेस हैं जहाँ पर इमॉर्टल कल्टीवेशन सिखाई जाती है, और हमारी सिटी के अंदर तो ये पहली इमॉर्टल कल्टीवेशन क्लास होने वाली है। बच्चा आप लोग के पास एक बहुत ही कमाल का मौका ही दिखाने का कि आपके पास में कितना कमाल का पोटेंशियल है। जितना पोटेंशियल आप दिखाओगे उतना ही कमाल का आपको आज गिफ्ट मिलने वाला है। आज यहाँ पे हमारे सिटी के लीडर भी आ रखे हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस को पसंद आती है तो ये आप लोग के लिए काफी अच्छा होगा। हो सकता है कि रेड ड्रैगन स्क्वाड में आप लोग एडमिशन मिल जाए, और फिर आप लोग को इस वर्ल्ड के हाईएस्ट लेवल के प्रिविलेज भी मिलेंगे। कैप्टन सोच रही होती है कि मैं इस लड़के को कब से नोटिस कर रही हूँ, और चाहे मैं इसे किसी भी एंगल से क्यों ना देख लूँ ये काफी नॉर्मल इंसान है, बट अगर मैं सारी चीजों के बारे में काफी केयरफुली सोचूं तो फिर कल जो मैंने पावर यूज करी थी ना वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। इतने खतरनाक अटैक मैं आज तक कर ही नहीं पाई हूँ, तो अचानक से मेरी पावर इतनी बढ़ के से गई। वहाँ पे पक्का से कोई तो था जो कि सीक्रेटली मेरी हेल्प कर रहा था। अगर ये बंदा इतना पावरफुल है कि सीक्रेटली मेरी हेल्प कर सकता है
तो ये पक्का से इतना ही पावरफुल होगा ना कि अपनी पावर को छुपा ले। तभी साइड से वो टीचर बोल रहे होते हैं, लीडर क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपकी बातों से हमें बच्चे काफी ज्यादा मोटिवेट होंगे। कैप्टन बोल रही होती है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं कहना। कैप्टन सोच रही होती है कि मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का तरीका है, मैं इस बंदे को टेस्ट कर सकती हूँ। वही हम देते सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या हमारे सिटी की लीडर है, ये तो काफी खूबसूरत है। और कमाल की बात है कि इस लड़की की एज हमारी जितनी ही होगी, लेकिन कल्टीवेशन और खूबसूरती के मामले में ये हमसे तो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तभी वहाँ पे कुछ बंदे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि लड़की आखिर तुम स्माइल क्यों नहीं कर रही हो? तुम यहाँ पे रूट बनकर सभी लोगों को दिखा रही हो कि तुम काफी टफ हो, पर चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, रहोगी तो तुम लड़की ही। तुमने पक्का से अपने इस प्यारे से फेस का यूज करते हुए बड़े बड़े मिनिस्टर को फंसाया होगा, इसी से तुम बिना किसी क्वालिफिकेशन के भी सिटी लॉर्ड बन रखी हो। तभी जो वहाँ पे कैप्टन होती है वो उन लोगों पे अटैक कर देती है। जियाओजुन सोच रहा होता है ये लड़की ये तो काफी खतरनाक है, जो स्टूडेंट्स के बारे में फालतू बोल रहे थे इसने उनको भी नहीं छोड़ा। कैप्टन सोच रही होती कि 10 साल पहले कुछ खास नहीं हुआ था, ये वर्ड जिसने लाखों साल पहले अपनी एनर्जी खो दी थी, इसने अपनी एनर्जी को वापस रिकवर कर लिया और उसी एनर्जी का नाम है स्पिरिचुअल एनर्जी। ये एनर्जी इस वर्ल्ड के अंदर हर एक बंदे के पास में है, यहाँ तक कि जो एनर्जी हवा में भी फैली हुई है। ये कल्टीवेटर पे है कि वो एनर्जी को कैसे यूज करता है। कल्टीवेशन का जो रास्ता है वो काफी सीधा है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी है और इसके ऊपर चलना लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए बंदे बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो चाहे तो यहाँ पे हवा तक में उड़ सकते हैं और एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी के अपने कई सारे फायदे हैं। चिल्लाते हुए कैप्टन बोल रही होती है कि मैं सभी लोगों को बता दूं, हर कोई इतना काबिल नहीं होता कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से गाइड कर ले। यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनके सेम एज की ही होंगी, लेकिन तुम में से कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जो कि मेरे पावर को यूज कर सके। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक अटैक के अंदर सिटी डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरी लिमिट है। वहीं इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे बंदे जो कि सिर्फ एक अटैक के अंदर पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय कर दें और उन लोगों के एक्सप्लोजन में इतना दम होगा जितने के न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है। मैं आप लोग को यहाँ पे चीजें इसी वजह से बता रही हूँ क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर आपको तो सुप्रीम नहीं मान सकते। यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप सभी लोग यहाँ पे बच्चे हो, इसी से मैं बता रही हूँ। अब इस वर्ल्ड के अंदर लोग सब बाकी से चीजें मैटर नहीं करती, जो मैटर करता है वो है पावर। अगर आपके पास में पावर है तो आपकी एज मैटर नहीं करती, आप बाकी से भी नॉर्मल बंदे से ज्यादा अहमियत मिलेगी। पर ऐसे एक वर्ल्ड के अंदर अगर आप खुद पे काम नहीं करते और सिर्फ लोगों के बारे में फालतू कमेंट पास करते हो तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे और आपका अंत बहुत ही घटिया होगा। ये बोलते हुए कैप्टन आसमान में बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि जो ये लीडर है ये कितनी पावरफुल है, इनका जो ये अटैक था ये आसमान तक जा पा रहा है। इस पावर को हमारे लिए अचीव करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अपनी वॉच को चेक करते हुए कैप्टन सोच रही होती है कि इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने यहाँ पे अपनी एनर्जी रिलीज करी जिससे कि आसपास के सारे बंदों की एनर्जी बाहर निकली है। मुझे लगा था कि इस तरीके का यूज करते हुए मैं जियाओजुन की एनर्जी को भी नाप पाऊंगी, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से बिल्कुल भी एनर्जी बाहर नहीं निकली। क्या जियाओजुन अपनी पावर के ऊपर इतना खतरनाक कंट्रोल है कि मैं ट्राई करने के बावजूद भी मैं रियलिटी सामने लेके नहीं आ पा रही हूँ? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जियाओजुन मेरी सोच से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। पर वैसे इस पूरी कंट्री के अंदर मास्टर के अलावा बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि मेरी पूरी पावर से भेजे गए ब्लो को भी संभाल ले। आखिर एक ऑर्डिनरी इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि उसको यहाँ पे मेरे ब्लो से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी जहाँ पे कैप्टन होती है वो टीचर के हाथ से माइक छीन लेती है। कैप्टन सोच रही होती है इस बंदे की रियलिटी को जानने के लिए मुझे एक और बार ट्राई करना होगा। कैप्टन बोल रही होती है कि हमारी जो ग्रीटिंग्स थी अब वो यहीं पे खत्म होती है। जो यहाँ पे इमॉर्टल कल्टीवेशन क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, उसके टोटल 49 प्लेसेस हैं जिसके लिए आप सभी बच्चे आपस में कम्पीट करने वाले हो। वहाँ पे खड़े बच्चे बोल रहे होते हैं क्या 49 प्लेसेस? हमें तो बताया गया था इस क्लास के अंदर टोटल 50 प्लेसेस हैं, तो आखिर जो वो एक सीट थी वो कहाँ चली गई? टीचर बोल रहा होता है लीडर आपके कहने का मतलब क्या है? जो हमारा कोटा था वो तो 50 बच्चों का था ना, तो आखिर जो एक सीट थी वो कम क्यों हो गई? कैप्टन बोल रही होती है कि मैं समझ सकती हूँ आप सभी लोगों के दिमाग में भी काफी डाउट आ रहे होंगे कि आखिर जब 50 सीट्स हैं तो मैं एक सीट कम क्यों बोल रही हूँ। इसका रीजन ये है कि एक बच्चा ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि आप लोगों के बीच में बैठा हुआ स्टूडेंट नंबर 114514 ली जियाओजुन है। हमारी मोटर कल्टीवेशन क्लास के अंदर जो पहला बच्चा सिलेक्ट हो रहा है वो है ली जियाओजुन। हम देते अनाउंस होने के साथ ही सारे बच्चे ली जियाओजुन को घूरने लगे होते हैं। वो सभी बच्चे जियाओजुन घेरते हुए बोल रहे होते हैं क्या ये सिलेक्ट हो गया? पर इसे तो हमारे साथ में कम्पीट भी नहीं करना पड़ा, आखिर जो ये कचरा सिलेक्ट कैसे हो सकता है? जियाओजुन भी सोच रहा होता है इनको क्या हो गया कि ये पागल तो नहीं हो गए ना। वहाँ बच्चे चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं लीडर आप मजाक तो नहीं कर रही हो ना? क्या सच में जो ली जियाओजुन है वो इमॉर्टल क्लास में पढ़ने वाला है? दूसरा बंदा बोल रहा होता है लीडर को पता नहीं होगा कि इसके पास स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं, तो आखिर जो बंदा कल्टीवेट ही नहीं कर सकता वो इमॉर्टल क्लास में जाके करेगा क्या? आप लोग बस यहाँ पे एक सीट को वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। कैप्टन बोल रही होती लगता है कि मेरे डिसीजन से यहाँ पे सभी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक मौका दे रही हूँ, जो ही बंदा यहाँ पे ली जियाओजुन को हराएगा उसे उसकी प्लेस मिल जाएगी। चिढ़ते हुए जियाओजुन सोच रहा होता है कि तुम एक बहुत ही घटिया लड़की हो, तुम मुझे मरवाना चाहती हो। वो बंदे बोल रहे होते तो एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है, हम लोग को यहाँ पे एक ऐसे बंदे को हराना है जिसके पास स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं,
इस कमी को खत्म करने के बाद में हमें मिडिल क्लास मिल जाएगी। जियाजुन बोल रहा होता है, मेरे दोस्तों शांत हो जाओ, हम सभी लोगों ने साथ में पढ़ाई करी है, इस चीज का वास्ता रखते हुए छोड़ दो। वैसे भी तुम लोगों को पता है आर्टिकल नंबर 13 के हिसाब से हम स्कूल में फाइट नहीं कर सकते। हम सभी लोगों में बहुत प्यार मोहब्बत के साथ में रहना चाहिए। फाइट करना स्कूल में तो बिल्कुल ही मना है। वो बंदे जियाजुन का पीछा करते हुए बोल रहे होते हैं, क्या हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे? पहली बात तो तुझे यहाँ पे बिना किसी बात की सीट मिल गई, और हम लोग को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो लीडर तेरे को सपोर्ट क्यों कर रही है। आखिर तेरे लीडर के साथ में रिलेशन क्या है? जियाजुन बोल रहा होता है कि तुम लोग फालतू बातें मत करो, मुझे तो पता भी नहीं है कि आखिर वो है कौन। टीचर बोल रहे होते हैं, लीडर क्या यहाँ पे ये सब कुछ करना सही रहेगा? कैप्टन बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पे स्टेप लेना ही पड़ा, मेरे पास में सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 5 दिन ही है, और इन सब चीजों में इस बंदे की जो रियलिटी थी वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई थी। मुझे पता है मॉन्स्टर ने सेंस कर लिया है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। जब भी उस मॉन्स्टर को मौका मिलेगा इस बच्चे फिर से अटैक होगा, तो यहाँ पे इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर तो ये बच्चा सच में कॉमनर है ना, तो फिर हम लोग इसके लिए सिफत बनाना पड़ेगा, और अगर ये बंदा कोई कॉमनर नहीं है तो फिर जहाँ पे पूरा केस है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर मैं सही बताऊँ ना तो ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग एक और कम एज का एक जीनियस मिल चुका है। यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैंने हायर अप से बात करी और मैंने यहाँ पे सिटी के अंदर कल्टीवेशन क्लास स्टार्ट कराई। जियाजुन मुझे यहाँ पे माफ करना, लेकिन तुम्हें हमें बिना किसी बात की दिक्कतें देखनी पड़ रही है, पर मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी आइडेंटिटी काफी मिस्टीरियस है, तुम्हें तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। सारे बच्चे जियाजुन का पीछा करते हुए बोल रहे होते, जियाजुन वहाँ से भाग मत, अगर तुम्हारे हाथ में लग गया ना हम तुम्हें काफी पीटेंगे। तभी हम देखते हैं ग्राउंड के अंदर काफी खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी चमकती है। कोई वहाँ पे बोल रहा होता है, लड़की तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हो। कैप्टन सोच रही होती ये स्पिचुला है जी, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे जो भी बंदा है ना ये साउंड ट्रांसमिशन यूज करते हुए मुझसे बात कर पा रहा है। यहाँ तक जो हमारे डिटेक्टर्स हैं वो भी इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जो भी बंदा है इसके पास में बहुत ही कमाल की एनर्जी है, लगभग ऐसी एक एनर्जी ने कल मेरी हेल्प करी थी। तो अगर जो मेरी हेल्प करने वाले थे वो ये कल्टीवेटर थे। हमने जो लड़की वहाँ पे आई हुई थी वो बोल रही होती है, कैप्टन तुम्हें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और मैं तुम लोगों से बात करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया ना तो उसे मारने से पहले मैं नहीं सोचूंगी। हमने तो ये बोलते वो लड़की जियाजुन के सामने आ गई होती है। सारे बंदे शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं कि आखिर अभी लड़की कौन है। देख के लग रहा है कि ये यहाँ पे जियाजुन को प्रोटेक्ट करने के लिए आई है। जियाजुन बोल रहा होता है कि वैसे आपका शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, क्या मैं ये बात जान सकता हूँ कि आखिर आप हो कौन? तभी यहाँ पे जियाजुन को देखते हुए वो लड़की काफी शॉक हो जाती है। उसे याद आ रहा था कि ताइवाई ने उसे कहा था कि अगर तुम्हारे पास में जाने के लिए कोई जगह ना हो तो तुम मेरे पास में आ सकती हो। वैसे भी तुम मेरी डिसाइपल हो, अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पे कोई भी दिक्कत आएगी ना तो तुम मेरे पास आ जाना। तुम्हारे लिए मुझे मरना ही पड़ा ना तो मैं मर सकता हूँ, और हाँ तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। फिर लास्ट में ताइवाई बोल रहा होता है कि मेरे बारे में भूल जाओ, तुम ऐसा प्रिटेंड करना कभी तुम्हारा कोई मास्टर था ही नहीं, और तुम्हारे लिए मैं कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं। रियल टाइम में हमने तो लड़की रोने लगी होती है। वो लड़की बोलती मुझे माफ करना, मुझे कुछ याद आ गया था, लेकिन यहाँ पे आपने जो कुछ मेरे लिए किया था अब मैं वही कर रही हूँ। फिर वो लड़की झुकते हुए बोल रही होती है कि मेरा नाम है हान लिंगर, योर एक्सीलेंसी, मैं आपको काफी लंबे टाइम से एडमायर करते हुए आ रही हूँ। आपको ये पता भी नहीं होगा कि आप मेरे लिए कितने कमाल के हो। उम्मीद है कि अपने डिसाइपल के तौर पे आप मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। ली जियाजुन बोल रहा होता है, क्या डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट करना? आखिर तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? लिंगर बोल रही होती है, मास्टर आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे मानती हूँ कि मैं जिद कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। आप मुझे जो भी कुछ करने के लिए कहेंगे ना मैं वो कर सकती हूँ। आपके ऑर्डर्स को मानते हुए अगर मुझे जान भी देनी पड़ गई ना तो भी कोई बात नहीं है, मैं वो काम हंसते हंसते कर दूंगी। शौक होते हुए जियाजुन सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आखिर जो ये लड़की मेरे लिए मरने के लिए क्यों तैयार है? साइड में खड़ा बिग ब्रदर बोल रहा होता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे जो लड़की आई है ना ये काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा ऑसम भी है, पर पता नहीं कि इस लड़की को जियाजुन का डिसाइपल बनना है, और ये कब से इस चीज के लिए इंसिस्ट किए जा रही है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि इन लड़कियों को नहीं पता कि जियाजुन के पास में कोई स्पेशल रूट है ही नहीं। आखिर दो इतनी कमाल की ब्यूटीज एक ही दिन के अंदर जियाजुन के साथ फेवर क्यों कर रही है? मुझे तो यहाँ पे इस कमरे में जियाजुन से काफी जेलसी फील हो रही है। जियाजुन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर लूं, मैं तुम्हारे लिए कर ही क्या सकता हूँ, मेरे पास तो तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, और आखिर में अप्रेंटिस बन के तुम करोगी क्या? लिंगर बोल रही होती है कि आपके डिसाइपल बन के मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी आप मुझे आवाज लगा सकते हो, मैं आपके लिए आपके कपड़े धो सकती हूँ, बर्तन धो सकती हूँ, यहाँ तक कि खाना भी बना सकती हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक मेड की तरह दिनों रात काम भी कर सकती हूँ। जियाजुन बोल रहा होता है कि तुम्हें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बात मान ली है कि तुम एक काफी सिंसियर लड़की हो। लिंगर बोल रही होती है, मास्टर मुझे सब कुछ कहने दीजिए, अगर आपको जरूरत होगी ना तो आपके बिस्तर को ठीक करने से लेकर बिस्तर पे आने तक सारे काम कर लूंगी। तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो? वहाँ पे सारे बंदे सोच रहे होते हैं क्या ये लड़की बिस्तर पे आ जाएगी, आखिर किस चीज के बारे में बात कर रही है। फिर वो सारे बंदे गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं, भाइयों आज वक्त आ चुका है
कि हम लोग इस गद्दार ली जेजोंग को खत्म कर दें। उसने यहाँ पे इतनी प्यारी लड़की को फंसा रखा है, ऐसे घटिया क्राइम के लिए अब वो बच नहीं सकता। हम सभी लोगों को साथ में मिलके उसे सबक सिखाना होगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे सभी के सामने उसे खत्म कर देना चाहिए। ये बोलते वो सभी लोग जियाओजोंग को मारने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। जियाओजोंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग बहुत बड़े कुत्ते हो जो कि बिना किसी बात के लिए मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हो। तभी वहाँ पे जो लिंगर होती है वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक करती है, जिसकी वजह से सारे बंदे दूर जाके गिर गए होते हैं। लिंगर बोल रही होती है कि मेरे यहाँ पे रहते हुए जिसने मास्टर को टच किया ना वो एक बहुत ही गंदी मौत मरेगा, तो इसी वजह से अब यहाँ पे कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। तभी वहाँ पे कैप्टन आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है लड़की तुम यहाँ पे समझ नहीं पा रही हो क्या कि जो यहाँ की सिचुएशन है वो है क्या। तुमने यहाँ पे स्कूल के बच्चों के ऊपर अटैक करते हुए रूल्स को वायलेट किया है। तुम्हें पक्का से इतना तो पता ही होगा कि तुम नॉर्मल लोगों के ऊपर स्पेल्स को यूज नहीं कर सकती हो, और अब तुम्हें पता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे पीछे खड़ा जो बंदा है वो काफी बड़ी दिक्कतों में फंस चुका है। अब हम यहाँ पे ली जियाओजोंग पे सस्पेक्ट करेंगे कि यहाँ पे शायद से वो फॉरेन के लोगों के साथ में मिला हुआ है, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम लोग को मेरे साथ में चलना पड़ेगा। लिंगर बोल रही होती है कि हम तुम्हारे साथ में जाएंगे, तुम इस चीज के सपने देखो, मुझे यहाँ पे कंट्रोल करने की पावर तुम्हारे पास में नहीं है, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। कैप्टन बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है, लगता है मैं शो करना ही पड़ेगा क्या कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये बोलते वो दोनों अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। कैप्टन बोल रही होती क्या तुम यहाँ पे फाइट करना चाहती हो। लिंगर बोल रही होती मुझे डर नहीं लगता, पर यहाँ पे हमारे फाइट करने से काफी तबाही मच सकती है। वहाँ पे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते जो जियाओजोंग है ना ये तो बहुत बड़ा कमीना निकला, ये हमारे देश के साथ में गद्दारी कर रहा है। वैसे एक सेकंड रुको, हमने इसे बुली किया है, क्या इसका मतलब ये कि हमारे घर पे बॉम्ब फोड़ेगा। जियाओजोंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे इन दो लड़कियों की वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, पता नहीं मेरे बारे में यहाँ पे कैसी कैसी अफवाहें फैलेंगी। फिर उन दोनों के बीच में जियाओजोंग बोल रहा होता है कि तुम लोग को फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज शांत हो जाओ। फिर होते हुए जियाओजोंग बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों से भीख मांग रहा हूँ, प्लीज हमें फाइट मत करो, तुम्हारी वजह से मैं अपने क्लासमेट के सामने ऑलरेडी टेररिस्ट बन चुका हूँ। देखो लिंगर, आज के बाद से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, और वही कैप्टन, आपको मुझे जो भी कुछ जानना है ना आप जान सकती हो, बस आप लोग प्लीज यहाँ पे जगह को चेंज कर दो। सभी के सामने चीजें करना काफी अजीब लग रहा है। कैप्टन सोच रही होती है कि इसने कहा कि सब कुछ बता देगा, इसका मतलब इस बच्चे के पास में बताने के लिए बहुत कुछ है, और लगता है कि यहाँ पे हम दोनों की वजह से काफी परेशान भी हो चुका है। कैप्टन बोल रही है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। जियाओजोंग बोल रहा होता है लिंगर तुम यहाँ पे क्या करोगी। झुकते हुए लिंगर बोल रही होती है कि मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं यहाँ पे मास्टर के ऑर्डर को डिसऑबे कर दूं। फिर उन लोगों को खींचते हुए जियाओजोंग बोल रहा होता है ठीक है तुम ये बात मान चुकी हो, तो अब यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो चलते हैं। वहाँ पे सारे लड़के बोल रहे होते जो जियाओजोंग है वो लोग खींच के लेके चला गया। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है तो फिर कह रहे थे ना कि ये गद्दार है, तो आगे जो लीडर थी उन्होंने जियाओजोंग को अरेस्ट क्यों नहीं किया। वो लोग तो यहाँ पे खुशी खुशी जियाओजोंग के साथ में चले गए हैं। सीन चेंज होता है, हमें एविल ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है। लीडर बोल रहा होता है बुज़दिल लिच तुम तो एक बहुत बड़े डरपोक निकले, तुमने थोड़े से पावरफुल बंदे को क्या देख लिया, तो अपनी पूंछ को दबाते हुए तुम दोनों आगे भाग गए। वो चलो शुक्र मानो कि लोगों की काफी कमी आ रखी है, वरना तुम्हें मारने से पहले ना मैं एक बार नहीं सोचता। चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो रेड ड्रैगन के बंदे हैं वो लोग हमारे प्लान को इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। और रही बात उस बंदे की जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, तो या फिर तो उसे मार दो या फिर उसे किडनैप करके लेके आ जाओ, तुम्हारी जो भी मर्जी हो तुम उस बंदे के साथ में कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर तुम फेल हो गए ना तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। झुकते हुए लिच बोल रहा होता है शुक्रिया मास्टर, आपने मुझे नहीं मारा, अब मैं यहाँ पे अपना बेस्ट देने वाला हूँ ताकि हमेशा कामयाब कर सकूँ। तभी साइड से एक और डीमन बोल रही होती है मास्टर ये बंदा ऑलरेडी हार चुका है, एक हारे हुए जनरल को इतना इंपॉर्टेंट टास्क देना क्या सही रहेगा। लिच बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में फालतू बातें करने की। वो डीमन बोल रही होती है कि इस वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल पावर को रिकवर हुए सिर्फ 10 साल ही हुए हैं, और वही जो टाइम ट्रैवल का सीक्रेट मेथड है वो सिर्फ हमारे मास्टर के पास में ही है। जो इमॉर्टल वर्ल्ड के बंदे हैं ना वो लोग भी यहाँ पे नहीं आ सकते, तो ऐसे में ये मानना कि इस वर्ल्ड के अंदर इतनी पावरफुल एग्जिस्टेंस है ये बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी तुम्हारी बातों पर भरोसा हो ही नहीं रहा। हम देखते लड़की का नाम होता है बटरफ्लाई, जो कि अपने फाउंडेशन रिलम के पीक पर है। लिच डीमन बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मैं यहाँ पे सभी लोगों के सामने मास्टर से झूठ बोलूंगा। बटरफ्लाई बोल रही होती कि मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन देखो यहाँ पे तुम्हारे अलावा किसी को भी सच्चाई नहीं पता, हम लोग तो यहाँ पे वही मान रहे हैं जो कि तुम कह रहे हो, और लॉजिक के हिसाब से वो रियलिटी हो ही नहीं सकती जो कि तुम कह रहे हो। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए लिच बोल रहा होता है बटरफ्लाई मैं तुम्हें कब से टॉलरेट कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपनी पेशेंस की लिमिट पे आ चुका हूँ। अब तुम्हारा एक एक वर्ड तुम पे काफी भारी पड़ सकता है। लेकिन तभी जो उन लोगों का बॉस होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ, मुझे यहाँ पे तुम लोग की फालतू बहसबाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बटरफ्लाई तुम इस मिशन को करने में काफी कॉन्फिडेंट लग रही हो, इसी वजह से इस बार ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पर जो बात मैंने लिच को कही थी वही तुम्हारे लिए भी लागू होती है। अगर तुम मिशन को फेल कर जाओ तो वापस मत आना। बटरफ्लाई बोल रही है ठीक है मास्टर, मैं अपना काम कर दूंगी, वैसे मैं इस बेवकूफ लिच की तरह बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हूँ। फिर वो बोलती है लड़कियों चलते हैं, हम लोग को यहाँ पे नया काम मिल चुका है।
सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियाजुन और बाकी लोगों को जो कि जियाजुन घर पे आ गए होते हैं। जियाजुन बोल रहा होता है कि मेरा जो घर है ना थोड़ा सा गंदा है, तो तुम लोग यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर लेना। घर में एंटर करने के बाद में कैप्टन बोल रही होती है क्या ये थोड़ा सा गंदा है। जियाजुन बोल रहा होता है जो कचरे की गाड़ी है ना वो घर के बाहर नहीं आ रही आजकल, इसी वजह से घर के अंदर काफी कचरा कलेक्ट हो चुका है। वैसे तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बाद में मैं सफाई कर दूंगा। वहाँ पे एक कैन को उठाते हुए कैप्टन सोच रही होती है कि जो ये कैन है ये बिल्कुल ऑर्डिनरी है, लेकिन फिर भी इस कैन के अंदर काफी कमाल की एनर्जी फैल रही है। क्या ये सब इस बच्चे की वजह से हो रहा है? वैसे यहाँ पे इस घर में जितने भी सामान पड़े हुए हैं उन्हें बहुत ही कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी भर रखी है। अपनी पावर को यूज करते हुए इस बच्चे ने इस घर को एक स्पिरिचुअल केव बना दिया है। सच में ये बच्चा मास्टर क्लास डिजर्व करता है। मैं यहाँ पे कुछ चीजों को अपने साथ में वापस लेकर चली जाती हूँ ताकि मैं बाद में उनके ऊपर स्टडी कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे इस बंदे की जो एग्जिस्टेंस है ये काफी अजीब होती जा रही है। अब मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि ये बंदा कौन है, क्या करने के लिए यहाँ पे आया है। अगर जो ये बंदा है सच में एक अच्छा मास्टर है तो इसे मुझे कैसे भी करके अपने साइड में करना होगा, इससे कि जो एविल लोग हैं वैसे अप्रोच कर ले। जैसे ही कैप्टन यहाँ पे एक पेट को उठाती है, लिंगर उसे पकड़ लेती है। लिंगर बोल रही होती है कि मास्टर खाए हुए बर्तनों को मैं ही साफ करने वाली हूँ, चाहे तुम कितना ट्राई क्यों ना कर लो, ये अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें नहीं देने वाली। कैप्टन बोल रही होती है कि मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं बस यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ और मुझे अपना काम करने दो। अगर तुम मुझे डिस्टर्ब करोगी ना तो मैं तुम्हें प्रिजन में डाल दूंगी। जियाजुन बोल रहा होता है कि अपने बर्तनों में खुद साफ कर लूंगा, तुम लोग परेशान मत हो। तभी कैप्टन बोलते अपना मुंह बंद कर लो, यहाँ की जो सफाई है ना वो मैं करूंगी, स्पेशली इस बर्तन की। वही लिंगर बोल रही होती है मास्टर यहाँ पे जो भी चीजें वो हमारे बीच में है, तो आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जियाजुन बोल रहा होता है ठीक है, मैं तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं कहूंगा। फिर उन दोनों ने वहाँ पे मिलकर बर्तनों को धोना स्टार्ट कर दिया होता है। लिंगर बोल रही होती है कि साइड हो जाओ, तुम्हारे पास मुझे काम करने में काफी दिक्कतें आ रही है। कैप्टन बोल रही होती है अपना मुंह बंद कर लो, अगर तुम्हारे बास्केटबॉल बीच में नहीं आ रहे होते ना तो मैंने यहाँ पे सफाई कर ली होती। लिंगर बोल रही होती है कि तुम काफी जेलस हो, क्योंकि अब से मैं मास्टर के काफी क्लोज रह पाऊंगी और तुम ऐसा नहीं कर सकती। वही हम देखते हैं सामने वाली बिल्डिंग में बटरफ्लाई के साथ ही आ गए होते हैं। बटरफ्लाई बोल रही होती है कि इन लोगों को ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं था, और वहाँ पे दो लड़कियां सफाई कर रही है ना, वो लोग पक्का से रेड ड्रैगन स्क्वाड की मेंबर्स होंगी, जिनके के बारे में हम लोग को लिच बता रहा था। लगता है कि इन लोगों को पता चल चुका है कि उस बच्चे को पकड़ने के लिए हम लोग आने वाले हैं, इसी वजह से उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए दोनों यहाँ पे आ गई है। कैटरपिलर बोल रही होती है कि हम लोग यहाँ पे सभी लोग को पकड़ना है। बटरफ्लाई बोल रही होती है नहीं, ये काफी मेहनत वाला काम है, यहाँ पे जब मिशन में सारी गड़बड़ थी वो लिच नहीं करी थी, तो उसकी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ये काम खुद कर लेगा। यहाँ पे हम सभी लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है वो बच्चा। स्कॉर्पियन बोल रही होती है कि इतनी कम जगह के अंदर इतनी कमाल की एनर्जी कैसे भर सकती है। उस बच्चे का जो घर है ना वो अपने आप में स्पिरिचुअल केव बन चुका है। ड्रैगन फ्लाई बोल रही होती है कि हम लोग कब से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन वो रेड ड्रैगन स्क्वाड वाले हमें नोटिस नहीं कर पा रहे। लगता है कि ये लोग एक बेवकूफा ग्रुप है जो कि कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग को यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। स्कॉर्पियन बोल रही होती है अगर ऐसी बात है ना तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये बोलते हुए जियाजुन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गई होती है। वही कमरे में हम देखते हैं कैप्टन को जो कि बोल रही होती है मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। लिंगर बोल रही होती है कि फटाफट से मुझे सोप वाटर दे दो, ये मेरा है। तभी जहाँ पे गलती सोप वाटर होता है वो जाके स्कॉर्पियन मुंह पे गिर जाता है। स्कॉर्पियन बोल रही होती है आखिर ये क्या है जिसमें झाग निकल रही है। फिर वो गिरते हुए बोल रही होती है कि तो स्पिरिचुअल अटैक है, आखिर ये किसने किया, जिससे भी यहाँ पे अटैक किया ना वो ह्यूमन तो नहीं हो सकता। लगता है कि यहाँ पे ये अटैक उस सोप की बोतल से आया है, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लगता है कि हमारे आने के साथ ही रेडन को पता चल चुका था कि हम यहाँ पे आए हैं। नहीं, यहाँ पे मैं गलत समझ रही हूँ। मैं मानती जो ये दोनों लड़कियां हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन जिस लड़का ये अटैक था ना वो ये कभी नहीं कर सकती। इस अटैक की वजह से मुझे सिर्फ एक बंदे की याद आ रही है। स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर इतना फ्लक्चुएशन सिर्फ वही बंदा कर सकता है। इस घर में जो बर्तन रखे हुए हैं ना वो भी अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे इसकी पावर को मैं नहीं संभाल पा रही। फिर जहाँ पे स्कॉर्पियन तो राख बदल गई होती है। ऊपर से देखते हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं। बटरफ्लाई बोल रही होती है कि आखिर ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारे स्कॉर्पियन को किसी ने इतना इजीली मार डाला। कैटरपिलर बोल रही होती है कि जो स्कॉर्पियन थी क्या वो पकड़ी गई थी। वही जो कैप्टन होती है वो बोल रही होती है कि इस घर में काफी सारे कॉकरोचेस हैं। लिंगर बोल रही होती है तुम तो बहुत बड़ी डरपोक हो, मेरे मास्टर को सर्व करने के लिए तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। कैटरपिलर बोल रही होती है कि इन लोगों को देख के तो नहीं लग रहा कि इनको पता चला कि हम यहाँ पे आ रखे हैं। लगता है कि यहाँ पे इन लोगों ने ट्रैप बिछा रखे हैं, इसी से जो स्कॉर्पियन थी वो यहाँ पे मारी गई। चलो कोई बात नहीं, अब हम दोनों यहाँ पे शेप शूटिंग का यूज करेंगे और सीवेज लाइन का यूज करते हुए घर में घुस जाएंगे। ये बोलते दोनों पास सीवेज में घुस गई होती है। कैटरपिलर बोल रही होती है ड्रैगन फ्लाई हमें काफी जल्दी करनी होगी। उस बच्चे को पकड़ने के बाद में हमें भागने पे ध्यान देना है, क्योंकि तुम देख ही सकती हो ये जगह कितनी खतरनाक है। तभी शॉक होते हुए कैटरपिलर बोल रही होती है कि ये क्या हो गया। हम देखते हैं कॉकरोच को जो कि बोल रहा होता है कि उन दोनों लड़कियों ने मुझे भगा दिया और फिर झाड़ू का यूज करते हुए मुझे सीवेज में फेंक दिया। फिर पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में आने की, क्या तुम लोग का मरने का शौक हुआ है। शौक होते हुए कैटरपिलर बोल रही होती है कि अब ये क्या चीज है। ये जो कॉकरोच है ना इसके पास गोल्डन कोर है,
ड्रैगन फ्लाई बोल रही होती कि मैंने पहले ऐसा कॉकरोच देखा है जो कि महायान रियलम पर है। कैटरपिलर बोल रही होती कि इस वर्ल्ड की जो एनर्जी है वो सिर्फ 10 साल पहले रिवाइव हुई थी, तो आखिर यहाँ पे इतने पावरफुल बीस्ट कैसे हो सकते हैं। कॉकरोच बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने ये जानने के लिए काफी लेट कर दिया है, आज मैं यहाँ पे तुम दोनों को पक्का से मार डालूंगा। अटैक करते हुए कैटरपिलर बोल रही होती है कि फालतू बातें मत करो, तुम कहीं से भी हमारा मैच नहीं हो। कॉकरोच बोल रहा होता है कि तुम लोग तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास स्पेशल आर्मर है। ड्रैगन फ्लाई बोल रही होती है कि तुम इसको संभालो, तब तक मैं जाकर उस बच्चे को लेके आती हूँ। ये बोलते हुए वॉश बेसिन से बाहर निकल गई होती है। ड्रैगन फ्लाई बोल रही होती है कि रेड ड्रैगन स्क्वाड वाले सच में काफी चालाक हैं, लेकिन उन लोगों के ट्रैप्स के बावजूद भी मैं अंदर एंटर करी गई। अब मुझे बस यहाँ पे इस बच्चे को पकड़ना है। जब मैं इसको लेके जाऊंगी ना तब इसे काफी टॉर्चर किया जाएगा और अब इस बच्चे को पता चलने वाला है कि क्रुएल्टी होती क्या चीज है। तभी साइड से हम देखते जियाओजुन का प्लान ड्रैगन फ्लाई को खा गया होता है। पीछे मुड़ते हुए जियाओजुन बोल रहा होता है मुझे ऐसा फील क्यों हुआ कि किसी ने मेरा नाम पुकारा था। सामने वाली बिल्डिंग पे हम देखते हैं बटरफ्लाई को जो कि चिढ़ते हुए बोल रही होती है रेड ड्रैगन स्क्वाड तुम लोग बहुत कमीने हो, तुम्हारी वजह से यहाँ पे एक ही झटके में 3 जन मारी गई। अब जबकि मेरी वजह से यहाँ पे इतना नुकसान हो चुका है, तो अगर मैं ऐसे ही वापस गई ना तो मास्टर मुझे पक्का से मार डालेंगे। अब मैं यहाँ पे इस पिल का यूज करते हुए तुम लोग खत्म कर ही दूंगी, भले ही इसकी वजह से मुझे खत्म क्यों ना होना पड़े। जियाओजुन बोल रहा होता है कि तुम तो मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए आई थी ना, तो तुम कुछ पूछ क्यों नहीं रही हो। कैप्टन बोल रही होती कि आखिर इस लड़की के रहते हुए कोई क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये तो यहाँ पे कब से बिना किसी बात के मेरी दिक्कतें खड़ी कर रही है। लिंगर बोल रही होती कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी जाने नहीं दूंगी, अब से मैं मास्टर की गार्ड हूँ, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकती। तभी जहाँ पे जियाओजुन होता है वो जाने लगता है। कैप्टन बोल रही होती कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। लिंगर भी बोल रही होती मास्टर क्या हुआ, आप जा क्यों रहे हो। जियाओजुन बोल रहा होता है कि तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आज सिर्फ तुम दोनों की वजह से मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैं जा रहा हूँ पास की दुकान से राइस के खरीदने के लिए। सच में जो आज का दिन है वो बहुत ही खतरनाक है। इन दोनों लड़कियों को देख के लग रहा है कि इनकी फाइट खत्म नहीं होने वाली और आज रात भर के लिए मैं घर पे स्टे करने वाली है। वैसे 1 सेकंड रुको, ये रात भर स्टे करेंगी, हो सकता है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मजे आ जाए, लेकिन 1 सेकंड रुको, मेरी फैंटेसी है, ये रियलिटी नहीं है। अभी यहाँ पे जो चीज चल रही है उसके हिसाब से अगर ये रात भर रुक गई तो ये पक्का से मेरे काफी दिक्कतें आ जाएंगी। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक गेम ही है जो कि मुझे खुश करता है। अभी इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं थोड़ी गेम खेल लेता हूँ। वैसे भी घर पे जाने के बाद में वो लोग मुझे गेम नहीं खेलने देंगी, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका फोन ऑन नहीं हो रहा होता। जियाओजुन बोल रहा होता ये क्या हो गया, मेरा सारा का सारा पैसा मेरे फोन के अंदर ही है, अगर इसे कुछ भी हो गया ताकि मैं कैसे रहूंगा। तभी हम देखते जियाओजुन के पीछे बटरफ्लाई आ गई होती है जो कि बोल रही होती है फाइनली तुमने जगह को चेंज कर लिया। लड़के तुम देखने में काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, शायद तुम्हारा फोन यहाँ पे खराब हो गया है ना, तो मेरे साथ में आ जाओ, मैं इसे ठीक करके दे दूंगी। जियाओजुन बोल रहा होता है कि तुम सच बोल रही हो। साथ ही जियाओजुन सोच रहा होता है इसे कपड़े देख के लग रहा है किसी बात सही नहीं है, ये तो कोई फाइटर डिस्क बेचने वाली लग रही है और मुझे यहाँ पे सारा सामान नहीं चाहिए। वहां जाते हुए जियाओजुन बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे काम नहीं करवाना, मैं रास्ते में किसी दुकान से अपना फोन ठीक करवा लूंगा। बटरफ्लाई बोल रही होती है कि जो लड़का है ये काफी कॉशियस है, नॉर्मल फ्लर्टिंग का यूज करते हुए मैं इसे नहीं रोक पाऊंगी। मैं ये बात मानती हूँ जो लिंगियन पिल थी उसे मैं स्ट्रेंथ को काफी इंक्रीज कर दिया है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे इस पावर का यूज करते हुए मैं इसे फाइट कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन अब चाहे जो भी हो मैं अपनी पावर को सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, लगता है कि मुझे अब यहाँ पे इस बंदे से फाइट करनी ही पड़ेगी। अब जिंदा या मुर्दा मैं इसे लेके जाके ही रहूंगी। ये वो तो जो बटरफ्लाई होती है वो ट्रांसफॉर्म स्टार्ट हो गई होती है। आगे बढ़ते बटरफ्लाई बोल रही होती है लड़के मेरे पास वापस आओ। जियाओजुन सोच रहा होता है कि लड़की पागल है, मैंने यहाँ पे इसे कह दिया है कि मुझे इसे काम नहीं करवाना, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे बार बार इंसिस्ट किए जा रही है। अपने फोन को आगे करते हुए जियाओजुन बोल रहा होता है कि तुम नहीं मान रही हो तो कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे तुम भी ट्राई कर ही लो, क्या पता मेरे फोन को तुम ठीक कर पाओ। तभी उस फोन को देखते हुए बटरफ्लाई बोल रही होती है ये फोन ये तो काफी खतरनाक है। जियाओजुन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा काम अच्छा नहीं हुआ ना तो तुम्हें मुझे कंपनसेशन के तौर पे एक नया फोन देना पड़ेगा, पुराने वाले फोन में मैं नहीं मानने वाला। फिर जियाओजुन साइड में देखते हुए बोल रहा होता है कि वो लड़की कहाँ चली गई, लगता है कि मेरी शर्तों को सुन के वो काफी डर गई होगी। वैसे भी यहाँ पे एक पुराने फोन के चक्कर में इतना कौन कंपनसेट करेगा। तभी जियाओजुन साइड में देखता था एक पोस्टर लगा हुआ होता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि आजकल यहाँ पे कुछ क्रिमिनल घूम रहे हैं जो कि आपसे बोलेंगे कि वो बिजनेसमैन है और ये बोलते हुए आपको सामान को आपसे लूट लेंगे। अगर आपको ऐसा कोई बंदा मिलता है और उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कराते हो तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पर 500 युआन मिलेगा, लेकिन हाँ इसके बदले में आपको इस बंदे को पकड़वाना पड़ेगा। जियाओजुन बोल रहा होता है कि इन लोगों की तरह ही पक्का से वो लड़की भी झूठी थी। वैसे 1 सेकंड रुको, अगर मैं इसे पकड़वा दिया ना तो फिर मेरे पास में यहाँ पे इतने पैसे तो आ जाएंगे कि मेरा फोन भी रिपेयर हो जाएगा और शाम में खाने का काम भी हो जाएगा। फिर जियाओजुन बोल रहा होता है मिस आखिर आप कहाँ चली गई, अभी तक मैं आपसे मजाक कर रहा था, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, फटाफट आप बाहर आ जाइए ना, मुझे अपना फोन रिपेयर करवाना है। अब मैं यहाँ पे रिपेयरिंग का काम किसी और से नहीं कराने वाला, ये काम आप ही को करना पड़ेगा। वही हम देखते हैं बटरफ्लाई को जो कि साइड में छुपी हुई होती है। बटरफ्लाई बोल रही होती है कि आखिर इस बच्चे के पास में इतनी खतरनाक पावर कहाँ से आ गई।
मेरी इस फिजिकल बॉडी को इतना पावरफुल बनाने में मुझे 300 साल लग गए थे और इसमें यहाँ पे इतना खराब डैमेज में इस बंदे को सिर्फ एक झटका लगा है। लगता है कि इसी बंदे ने अपनी पावर का यूज करते हुए मैं 3 लोगों को मारा है और वो जो लिस्ट था ना वो झूठ नहीं कह रहा था। सच में यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस रह रही है जो कि हम ही लोगों को क्या हमारे बॉस को काफी इजीली डिफीट कर सकता है। चिल्लाते हुए जियाओ जुन बोल रहा होता है कि प्यारी मिस आखिर आप कहाँ पर हो, आपको मैं अपने साथ में एक बहुत ही कमाल की जगह लेके चलूंगा तो जल्दी से बाहर आ जाओ। बटरफ्लाई बोल रही होती कि मेरे पास में आ रहा है। जियाओ जुन बोल रहा होता है मिस आप मेरे पास में आ सकती हो, मैंने आपसे कहा ना कि मैं पहले जो भी कुछ किया है वो एक मजाक था, आपको इन चीजों को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। बटरफ्लाई बोल रही होती है क्या एक मजाक, इसे सिर्फ मजाक मजाक में 3 लोगों को मार डाला, तो अगर ये सीरियस हो गया तो ये मेरे साथ में क्या करेगा। जियाओ जुन बोल रहा होता है मिस आखिर आप कहाँ पर हो, बिना किसी बात के आप मेरे साथ छुप जाओ या गेम क्यों खेल रही हो, आपको तो पता ही ना मुझे कोई और काम नहीं है, मुझे बस आपसे अपना फोन रिपेयर करवाना था और कुछ नहीं। भागते हुए बटरफ्लाई बोल रही होती है कि वापस जाने के बाद में यहाँ पे हर एक चीज के बारे में मैं मास्टर पक्का से रिपोर्ट करूंगी और मैं उनको ये भी बोल दूंगी इतने पावरफुल बंदे के सामने हम नहीं टिक सकते, उनको अपने माउंटेन से बाहर आना ही पड़ेगा। लड़के तुमने मुझे यहाँ पे भागने का मौका दिया है और ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तभी उस याजन की गाड़ी को देखते हुए बोल रही होती है कि मेरा काफी कमाल का है, मुझे गाड़ी मिल गई, इसका यूज करते हुए मेरे लिए बाहर निकलना काफी ज्यादा ईजी होगा। ये बोलते हुए बटरफ्लाई उस गाड़ी में बैठ गई होती है, लेकिन तभी वहाँ पे बटरफ्लाई के बॉडी के आसपास में क्रिस्टल बनने लगता है। बटरफ्लाई सोच रही होती है कि तो डीमन प्रिजन क्रिस्टल है, वो भी कोई नॉर्मल क्रिस्टल नहीं है बल्कि 1000 साल पुराना क्रिस्टल है। मैं भले कितना ट्राई क्यों ना कर लूं मैं मूव नहीं कर पा रही, मेरे लिए सब कुछ यहीं पे खत्म होता है। आखिर ये बंदा कौन था जिसने कि यहाँ पे हर एक जगह काफी खतरनाक ट्रैप बिछा रखे थे, इस वजह से भागने के बावजूद भी मैं से नहीं भाग पाई। वही हम देखते हैं जियाओ जुन को जो चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि वो लड़की कहाँ भाग गई, अगर मैं उसे पकड़वा देता तो मुझे काफी ज्यादा पैसा मिल जाता, लगता है कि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। तभी जियाओ जुन अपनी गाड़ी को देखते हुए बोल रहा होता है कि मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में बटरफ्लाई क्या कर रही है, पक्का से यहाँ पे किसी बच्चे की शैतानी होगी, अगर वो बच्चा मेरा हाथ लग गया है ना जिसने सब कुछ किया है मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं पक्का से उसके पेरेंट्स के पास जाकर उसे कंप्लेन करूंगा और जो ही बंदा इस वीडियो को देख के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा उसकी भी कंप्लेन होनी ही चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप ये कंप्लेन होने से बच जाए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।